गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सबों का स्वागत है मेरा चैनल श्वेता स्टडी सेंटर में। मैं विकास कुमार चौधरी आज कक्षा 7 के विज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका पहला अध्याय है पौधों में पोषण, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। आज हम रंध्र के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हम बहुत से पौधों में भोजन कैसे होता है, कैसे अपना भोजन बनाता है, प्रकाश संश्लेषण, इस सब के बारे में जान चुके हैं। आज स्टोमाटा यानी रंध्र के बारे में जानेंगे। पौधों की पत्तियों की सतह पर छिद्र होते हैं और पत्तियों की सतह पर स्थित ऐसे छिद्रों को रंध्र कहते हैं। रंध्र द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं। ये पत्तियों के दोनों ऊपरी तथा निचले भाग में पाए जाते हैं। आप चित्र में देख रहे होंगे, नीचे पे स्टोमाटा का चित्र, जो पत्तियों में छिद्र होता है। हम लोगों में भी छिद्र होता है मांसपेशियों में, जिससे पसीना निकलती है, बाहर अवशिष्ट पदार्थ बाहर आती है। इसी प्रकार पत्तियों में भी छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ये आप चित्र में देख रहे होंगे, ये स्टोमाटा, दो प्रकार के स्टोमाटा है, ओपन स्टोमाटा, क्लोज स्टोमाटा। जिस प्रकार हमारी कोशिकाओं में केंद्रक, वैक्यूल, कोशिका भित्ति, इसी तरह इसमें भी होते हैं सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट, एंडोसेल, इनर थिक वॉल। ये सब, ये जो चित्र है ये स्टोमाटा का चित्र है। यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे, ये स्टोमाटा का ही चित्र है, जो आप लोगों के लिए मैं बढ़िया से समझने के लिए से लाया हूँ। अब बात चर्चा करेंगे, क्या जल एवं खनिज भी इसी तरह पत्तियों तक पहुँचते हैं? नहीं। जल एवं खनिज वाहिकाओं मतलब नलियों द्वारा पत्तियों तक पहुँचाए जाते हैं। ये वाहिकाएं नली के समान होती है तथा जड़, तना, शाखाएं एवं पत्तियों तक फैली होती है। अब पोषकों को पत्तियों तक पहुँचाने के लिए वाहिकाएं एक सतत मार्ग बनाती है। जिस तरह हमारे शरीर में नसें हैं चारों तरफ खून, रक्त को प्रवाह करने के लिए, उसी प्रकार इसमें पेड़ पौधों में भी वाहिकाएं होते हैं, जिसकी मदद से जड़ से लेकर पत्तियों, तना तक जल पहुंचाते हैं। उसके बाद ये भी चर्चा करेंगे, यदि प्रकाश संश्लेषण के बारे में तो चर्चा कर ली, प्रकाश संश्लेषण क्यों होता है, कब होता है, कैसे होता है। अब ये जानेंगे, अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा। देखिए, यदि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो प्राणियों को खाद्य पदार्थ उपलब्ध नहीं होगा। अब कहेंगे प्राणियों में खाद्य पदार्थ कैसे उपलब्ध नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं जितने भी हमारे खाद्य पदार्थ हैं वह पेड़ पौधों से मिलते हैं, और पेड़ पौधों के लिए जीवित रहने के लिए प्रकाश संश्लेषण होना जरूरी है। यदि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो पेड़ पौधे भोजन नहीं बना पाएंगे, और भोजन नहीं बना पाएंगे तो विकसित नहीं हो पाएंगे, बढ़ नहीं पाएंगे, यानी उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। जब उनका जीवन समाप्त हो जाएगा तो मेरा जीवन भी समाप्त हो जाएगा। यानी पूरा संसार में जितने भी जीव है, प्राणी है, सब पेड़ पौधों से ही अपना प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन प्राप्त करते हैं। इसके अलावा सबसे ज़रूरी चीज़, यदि आप 2 दिन खाना ना खाओ तो भी आप जीवित रह लोगे, लेकिन आपका जो बहुमूल्य ऑक्सीजन जो सांस के रूप में लेते हैं, अगर वो ना मिले तो आप मर जाओगे। जितने भी प्राणी हैं सभी के लिए सांस या ऑक्सीजन आवश्यक है। ये हमारे पौधे द्वारा ही प्राप्त होते हैं। हम कार्बन डाइऑक्साइड या वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ये पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देती है, और ये वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को संतुलित बनाए रखते हैं। अतः प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में जीवन की कल्पना भी असंभव है। अंत में कहा गया है कि अगर यदि प्रकाश संश्लेषण नहीं है तो जीवन असंभव है। सरकार द्वारा समय समय पर वृक्षारोपण भी चलाया जाता है। देखो, वृक्ष लगाओ जीवन बचाओ, यह तक कथन जो है ये बहुत बहुमूल्य या कथन है। इस कथन का अर्थ, अगर वृक्ष लगाओगे तो जीवन रहेगा, और वृक्ष नहीं लगाओगे तो जीवन नहीं रहेगा। इस आधुनिक
औद्योगिक युग में पेड़ों को बहुत से अधिक कटाई हो रही है। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ नहीं लगाने की कोशिश करेंगे तो वृक्षारोपण अधिक का प्रोसेस नहीं करेंगे तो हमारे जो जो कल कारखाने हैं इस युग में जो कल कारखाने हैं उससे प्रदूषण फैल रहा है। इस प्रदूषण को रोकने या नियंत्रित करने के लिए हमें पेड़ पौधे चाहिए। शुद्ध ऑक्सीजन के लिए हमें पेड़ पौधे चाहिए जिस और लोगों को जागृत करना चाहिए जिससे कि पृथ्वी पर वायु और वातावरण को संतुलित बना रहे। क्या सफ़ेद रंग वाले पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है? हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य रंग में भी क्लोरोफिल होता है। इन पत्तियों में उपस्थित लाल, भूरे अथवा अन्य वर्णक क्लोरोफिल के हरे रंग को ढक देते हैं। इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। देखिए, हम देखेंगे पेड़ पौधों में लाल रंग, पीले रंग के भी पत्ते होते हैं, इसमें भी प्रकाश संश्लेषण होता है। हम लोग ये भी देखा है कि भीगी हुई दीवारों, तालाब अथवा ठहरे हुए जल की सतह पर हरे रंग की चिकनी सतह के तंतु के आकार वाले पौधे को देखा है। इससे हम शैवाल कहते हैं। इनमें अंग्रेजी में एल्गी कहते हैं। इनमें भी क्लोरोफिल होता है। देखिए, ये देख रहे होंगे, ये शैवाल का चित्र है। चलिए आगे हम चर्चा करेंगे पौधों में जिस प्रकार से हम भोजन का प्रकार जाने मनुष्यों में, जीव जंतुओं में, उसी प्रकार आप जानेंगे पेड़ पौधों में भोजन का प्रकार। ये पौधे हैं किस प्रकार से, और जैसे हम लोग मनुष्यों को या जीव जंतुओं को मांसाहारी, सर्वाहारी, इसी प्रकार वर्गीकृत करेंगे। अब हम पोषण की विधियाँ के बारे में जानेंगे। पोषण की विधियाँ निम्नलिखित हैं। इसमें देखिए, पहला स्वपोषण, जिसे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं इंग्लिश में। पोषण की वह विधि जिसमें सजीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। स्वपोषण क्या है? सजीव अपना भोजन स्वयं बनाते, उसे स्वपोषण कहते हैं। और इसके बाद स्वपोषी, ऐसे जीव स्वपोषण विधि से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें स्वपोषी यानी ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। उसके बाद विषम पोषण या परपोषण, जिसे हम हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें प्राणी अपना भोजन स्वयं बनाकर नहीं कर सकते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हरे पौधे अथवा अन्य जंतुओं पर निर्भर करते हैं। यानी कि खुद से नहीं बना सकते, किसी पर निर्भर रहते हैं, उसे विषम पोषण। और ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए पौधे या अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, उसे परपोषी या हेटरोट्रॉप्स कहते हैं। क्या पौधों भी विषमपोषी हो सकते हैं? पौधे सामान्यतः स्वपोषी होते हैं। अधिकतर पौधे खुद से खाना बनाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पौधे भी हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता, वे अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर सकते। ऐसे पौधे जैसे कि आप अमर बेल का नाम सुनेंगे। अमर बेल देखिए, आपको चित्र में पेड़ों पे पीले रंग के देखने को मिलेंगे। ये इसका जड़ नहीं होती ये, और ये सिर्फ दूसरे पेड़ पौधों से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। उसके बाद क्या विषम पोषी पौधों में पोषण की विभिन्न विधियां हैं? विषम पोषी पौधों में भी पोषण की कई विधियां हैं। देखिए, पोषण की विधियां हम जान गए। विषम पोषी में भी कई विधियां हैं, जिसमें परजीवी पोषण, जिससे पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पोषण की वह विधि जिसमें प्राणी अपना भोजन अन्य जीवित प्राणियों के शरीर से प्राप्त करते हैं, परजीवी पोषण कहलाता है। इस प्रकार से भोजन प्राप्त करने वाले जीव को परजीवी या पैरासाइट कहते हैं। परजीवी जिस जीव को अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे पोषी या होस्ट कहते हैं अंग्रेजी में। पौधों में इसका उदाहरण है अमरबेल, तना परजीवी मिसल्टो, जिसे आकाश बेली भी कहते हैं, तथा रेफ्लेसिया जो जड़ परजीवी है। उसके बाद मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण जिसे सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें प्राणी अपना भोजन मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, मृतजीवी पोषण कहलाता है। मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले पौधे मृतजीवी कहलाते हैं, यानी सैप्रोफाइटस कहलाते हैं। इसमें है
फफूंद तथा कुरमुत्ता या मशरूम, जो कि कवकों के प्रकार है। मृतजीवी पोषण के उदाहरण है। आप लोग देखे होंगे ये कवक क्या होता है, फफूंद। ये फफूंद क्या होते हैं? ये फफूंद, कभी आप लोग ब्रेड रखेंगे, उसमें हल्का सा पानी भिजा के फिर उसको रख दीजिए, देखिएगा कि उसमें हल्का सफ़ेद सफ़ेद रंग के कुछ दिखाई पड़ते हैं, और जो दिखाई पड़ते हैं उसी को हम कवक या फफूंद कहते हैं। अब जिसे इंग्लिश में हम फंगस कहते हैं। फफूंद अचार, चमड़े, कपड़ों, अनाज आदि अन्य पदार्थों पर भी उगते हैं। ये नम एवं उष्ण वस्तुओं, मतलब कि ये नम मतलब कि भींगी हुई वस्तुओं पर, जिसमें नमी हो, पानी का अंश हो या सूखा हो, उस पर उगते हैं। वर्षा ऋतु के दौरान अनेक वस्तुओं कवकों की वृद्धि के कारण नष्ट अथवा अनुपयोगी हो जाते हैं। अब मान लीजिए कि किसी ब्रेड में, यदि किसी ब्रेड में फफूंद हो जाए तो क्या उसे हम खाएंगे? नहीं खाएंगे, फेंक देंगे, यानी वो नष्ट हो जाएगा। सामान्यतः कवकों के बीजाणु वायु में उपस्थित होते हैं। जो कवकों के बीजाणु होते हैं वो वायु में उपस्थित होते हैं। जब वे हवा के झोंकों से किसी ऐसे द्रव, जैव पदार्थ अथवा उत्पाद पर बैठते हैं जो नम एवं उष्ण हो, तो वे अंकुरित होकर नए कवक को जन्म देते हैं। ये तेजी से फैल जाते हैं। पौधे, जंतुओं एवं मनुष्यों में कवकों के कारण कई प्रकार के रोग भी होते हैं। अब इन्हें भी जानते हैं। ईस्ट एवं छत्रक जैसे अनेक कवक उपयोगी भी हैं। उन्हें खाने या किण्वन की क्रिया में उपयोग लाया जाता है। कुछ कवक उपयोग औषधि के रूप में। देखिए, कवकों में कुछ दोष है तो कुछ गुण भी है। इन्हें खाने के लिए भी उपयोग किया करते हैं। अब कीटभक्षी जिसे इंसेक्ट वायरस कहते हैं। घाटपारनी एक विचित्र पौधा है। इसके पोषण की विधि सबसे अलग है, जो आपको चित्र में दिख रहा होगा। ऐसे पौधे कीट को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। घाटपारनी यानी पिचर पौधा घड़े एवं ढक्कन जैसी संरचना की होती है। जो घाटपारनी होती कैसी होती है? घड़े की एवं ढक्कन जैसी होती है। कीटहारी ऐसे पौधे जो कीटों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। जो पौधे कीटों को भोजन के रूप में ग्रहण करते उसे कीटभक्षी पौधा कहते हैं, यानी स्टेबोरस प्लांट कहते हैं। घाटपारनी या कलश पौधा, वीनस, डोसेरा तथा ब्लेडवर्ट आदि कीटभक्षी पौधे हैं। अब कीटभक्षी पौधों में क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है और वे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से अपना भोजन तैयार करते हैं, पर वे कीटों का भक्षण नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए करते हैं। देखिए, इसमें भी क्लोरोफिल होता है, लेकिन कीटों, अब बोलते हैं कि जब क्लोरोफिल होता है तो ये खाना तो खुद से बना के खाई, ऊर्जा मिलता ही है। लेकिन ये जो कीटों को क्या करते हैं, ये कीटों को भक्षण नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए करते हैं। कीटों का एक आहार के रूप में लेते हैं ये नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए। अधिकांश कीटभक्षी पौधे नाइट्रोजन की कमी वाले जगहों में ही पाए जाते हैं। अधिकांश कीटभक्षी पौधे नाइट्रोजन की कमी वाली जगहों पर पाए जाते हैं। उसके बाद सहजीवी पोषण, साइबायोटिक न्यूट्रिशन। क्या आपने दो जीवों को सहसंबंध के बारे में सुना होगा? ये संबंध क्यों बनाते हैं? यह एक विशेष प्रकार का संबंध है जब भिन्न भिन्न प्रकार के दो जीव एक दूसरे की मदद करते हुए साथ रहते हैं। ये अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे की मदद करते हुए बांटते हैं। इसे हम सहजीवी संबंध कहते हैं। मान लीजिए कोई दो जीव है, वो दोनों एक दूसरे का भोजन मिल बांट कर खा रहे हैं। इसका भोजन हो, उसका भोजन हो, तो ऐसे को हम सहजीवी कहते हैं। जैसे लाइकेन, स्वपोषी में शैवाल और मृत्युजीवी कवक के साथ रहते हैं। लाइकेन साधारणतः वृक्षों के तने पर या पुरानी नवयुक्त दीवारों पर उगते हैं। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। ये कवक शैवाल को रहने का स्थान, जल तथा पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं तथा बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित भोजन कवक को देते हैं। इस तरह दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। ये देखिए लाइकेन, ये कभी कभी आप देखे होंगे पेड़ों के तने पर देखने को मिलेंगे, या तो फिर दीवारों में, भीगी हुई दीवारों में भी मिलते हैं। अब सहजीवी संबंध के एक और उदाहरण पर चर्चा करते हैं।
देखिए हम बैक्टीरिया के बारे में, कुछ जीवाणु बैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन पर स्थिरीकरण करने में सहायक होते हैं। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलयी पदार्थों के रूप में बदल देते हैं। जैसे राइजोबियम ऐसा ही एक जीवाणु है, राइजोबियम ऐसा ही एक जीवाणु है। यह दलहन के पौधे जैसे चना, मटर, अरहर, मूंग, सेम आदि के जड़ों की गांठों में रहते हैं तथा उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। इसके बाद दले फलीदार पौधों राइजोबियम जीवाणु को आवास एवं खाद्य प्रदान करते हैं। इस प्रकार दोनों जीवों को एक दूसरे की उपस्थिति में लाभ पहुंचाता है ना। ये सहजीवी संबंध है। इस संबंध का किसानों के लिए विशेष महत्व है। उन्हें मिट्टी में दालों की फसलों के लिए अलग से नाइट्रोजन देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगली फसल के लिए भी मिट्टी में पर्याप्त नाइट्रोजन व्याप्त रहता है। प्राकृतिक विधि के अतिरिक्त मिट्टी भी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जैसे तत्वों की आपूर्ति हम रासायनिक उर्वरकों द्वारा भी करते हैं। इससे मिट्टी का खाया हुआ पोषक तत्व खेतों को पुनः मिल जाता है। इस पाठ में हमने जाना कि अधिकतर पौधे स्वपोषी होते हैं, कुछ पौधे परजीवी एवं मर्दजीवी होते हैं, सभी जंतु विषमपोषी होते हैं। अब हम लोगों ने क्या सीखा इसके बारे में चर्चा करें। सभी जीव को भोजन की आवश्यकता ऊर्जा प्राप्ति के लिए होती है। सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता किसके लिए होती है? ऊर्जा प्राप्ति के लिए। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इन्हें स्वयंपोषी कहते हैं। फिर अगला पॉइंट है, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल एवं सूर्य प्रकाश अनिवार्य रूप से आवश्यक है। ये सब क्यों आवश्यक है, ये सब हम आगे पढ़ चुके हैं। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का उत्पादन होता है। इस ऑक्सीजन का उपयोग सभी जीव द्वारा उनकी उत्तरजीविता के लिए किया जाता है। कवक अपना पोषण मृत एवं अवघटित जैव पदार्थों से प्राप्त करते हैं, ये मृतजीवी कहलाते हैं। कुछ पौधे एवं अन्य सभी जीव अपने पोषण हेतु दूसरे जीवों पर निर्भर होता है अतः विषमपोषी कहलाते हैं। अमर बेल एक परजीवी पौधा है। घटपर्णी एक कीटभक्षी पौधा है। भिन्न भिन्न प्रकार के दो जीव ऐसा संबंध जिसमें वे अपने आवास एवं पोषक तत्व साझा करते हैं सजीवी संबंध कहलाते हैं, जैसे लाइकेन। राइजोबियम जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलयी पदार्थों के रूप में बदलता है तथा दलहन पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन की यौगिकों के रूप में आपूर्ति करता है। ये सब हम लोग चर्चा कर लिए। इसके बाद हम आगे की वीडियो में ये चर्चा करेंगे और इसके अभ्यास के बारे में या प्रश्नोत्तरी करेंगे। थैंक यू दोस्तों मेरे वीडियो देखने के लिए। और बच्चों आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इससे मैं आप लोगों को और भी कुछ अन्य और आप लोगों को मदद मिल सके। और मेरे द्वारा हम चाहते हैं आप लोगों को बहुत अधिक से अधिक मदद दें और कोशिश करें कि आप लोगों की पूरी सिलेबस के आधार पर हम आप लोगों को वीडियो बनाकर देते रहें और आप लोग इसे ध्यान से पढ़ेंगे और आपकी फ़ायदा ज़रूर होगी। थैंक यू।